नमस्कार, मैं योगेश राणा। भाजपा 2024 को लेकर थोड़ा चिंता में दिख रही है, इसके प्रमाण है, लेकिन सवाल यह है कि चिंता में क्यों आती हुई दिख रही है। क्या भाजपा की टॉप लीडरशिप को 2024 के चुनाव में 272 का आंकड़ा पाने पर संदेह है? कुछ घटनाओं, कुछ तथ्यों से बहुत कुछ अंदाजा लगाया जा सकता है। इसकी आज बात इसी पर करते हैं और बात इस पर भी करेंगे कि भाजपा के वो नेता इस समय कंफ्यूजन में क्यों दिख रहे हैं जिनको लेकर कहा जाता है कि ये तो भाजपा का भविष्य है, भाजपा की सेकंड लाइन के उभरते हुए नेता है, जिनको प्रधानमंत्री पद के लायक मटेरियल बताया जाता रहा है, देवेंद्र फडणवीस। लेकिन बात बीजेपी की चिंता से शुरू करते हैं। मैं तथ्यों पर आधारित बात करता हूं, नेताओं के बयानों को आधार बनाकर बात नहीं करता हूं। और एक तथ्य यह है कि आज की तारीख में भाजपा का सबसे मजबूत जो किला है, मजबूत गढ़ है, वो उत्तर प्रदेश है। लेकिन इसके बाद भी एक सच यह भी है कि इसी उत्तर प्रदेश में निकाय चुनाव हुए, उसमें भाजपा को परेशान करने वाला एक आंकड़ा सामने आ गया। इससे पार्टी के बड़े नेताओं को चिंता पैदा हुई है। बीजेपी ने उत्तर प्रदेश में सारे नगर निगम तो जीत लिए, लेकिन 16 जिलों में नगर पालिकाओं में खाता तक नहीं खुला, जबकि इन 16 जिलों में सारे सांसद और विधायक भाजपा के ही है। यह बड़ी चिंता की बात है। बीजेपी बड़े माइक्रो लेवल पर चुनाव की प्लानिंग करती है। वो पन्ना प्रमुख तक को ध्यान में रखकर प्लानिंग करती है। वो हर बूथ लेवल पर संघ के कार्यकर्ताओं तक की ड्यूटी लगाती है। फिर भी उत्तर प्रदेश के इन जिलों में लोगों ने बीजेपी को वोट क्यों नहीं किया, यह एक बड़ा सवाल है। और इस सवाल के उत्तर का विस्तार अगर देखें तो कुछ इस तरीके से मिलता है कि बीजेपी ने उत्तर प्रदेश और बिहार में छोटे छोटे दलों को गठबंधन के लिए खोजना शुरू कर दिया है। ओम प्रकाश राजभर से बढ़ रही नजदीकी को इस दिशा में उठाया गया एक कदम कह सकते हैं। बिहार में जीतन राम मांझी, उपेंद्र कुशवाहा, वीआईपी के मुकेश सहनी और चिराग पासवान की और बीजेपी के बढ़ते कदम इसी श्रेणी में रखे जा सकते हैं। आप एक बात को ध्यान में रखिए, 2024 में भाजपा उत्तर प्रदेश की सभी 80 सीटें जीतना चाहती है। यह टारगेट रखा गया है। 2014 में 72 सीटें जीती थी, इसके बाद 2019 में 62 सीटें जीती, यानी कि 5 साल में 10 सीटें कम हो गई। जबकि 2019 में तो पार्टी के दो सबसे बड़े हिंदुत्ववादी चेहरे चुनाव मैदान में थे, नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ। इसके बाद भी 10 सीटें कम हो गई। बीजेपी का कट्टर वोटर भले ही यह मानता रहे कि योगी और मोदी है तो किसी बात की चिंता नहीं है, लेकिन बीजेपी की टॉप लीडरशिप यह समझ रही है कि चिंता तो है। जब 2019 में उत्तर प्रदेश में वोट प्रतिशत बढ़ा, फिर भी सीटें घट गई। आप एक बात पर और ध्यान दीजिए, पिछले साल के आखिरी में बीजेपी ने पटना और हैदराबाद में एक बड़ी बैठक कर विचार विमर्श किया था। इस महामंथन के फोकस में बीजेपी का एक आंतरिक सर्वे था। जो महामंथन के फोकस में बहुत सारी चीजें थी, उसमें बीजेपी का एक आंतरिक सर्वे भी था। इस सर्वे में बीजेपी की कमजोर सीटों की संख्या 144 से बढ़कर 160 हुई थी। यह पार्टी के आंतरिक सर्वे में सामने आई हुई बात है, आंकड़ा है। कुछ मीडिया सर्वे में यह आंकड़ा 204 सीटों तक आया है, यानी 204 सीटों पर बीजेपी को चिंता है। और इन 204 सीटों में सबसे बड़े जो ग्रे एरिया है, बिहार और महाराष्ट्र आते हैं। हालांकि ये माना नहीं जाना चाहिए कि 204 सीटें चिंता में है तो 204 की 204 बीजेपी के हाथ से चली जाएगी, लेकिन फिर भी ये चिंता के दायरे में आती है। इनके कैलकुलेशन को सुधारने के लिए भागदौड़ बीजेपी कर रही है, मंथन कर रही है, चिंता हो रही है। और इसी चिंता के समाधान में बीजेपी की टॉप लीडरशिप लगी हुई है। आप ध्यान दीजिए, बिहार में जीतन राम मांझी, उपेंद्र कुशवाहा, वीआईपी के मुकेश सहनी और चिराग पासवान को लुभाया जा रहा है। उत्तर प्रदेश में राजभर को बुलाया जा रहा है। कर्नाटक में जेडीएस से बात शुरू हो गई है। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना को ध्यान में रखते हुए चंद्रबाबू नायडू से मीटिंग तक हो चुकी है। आंध्र प्रदेश में ही जनसेना को भी बुलाया जा रहा है, उससे भी बात के द्वार खोजे जा रहे हैं। पंजाब में अकाली दल को मनाया जा रहा है। इसीलिए यह तो साफ सी बात है कि बीजेपी चिंता में तो दिखती है। इसीलिए गठजोड़ की मारामारी हो रही है, रास्ते खोजे जा रहे हैं। एनडीए के पुराने स्वरूप को फिर से इकट्ठा किया जा रहा है। यह बात तो एक साधारण सा इंसान भी समझ सकता है। और बीजेपी चाहती है कि यह चिंता उजागर होने से पहले ही कुछ सटीक समीकरणों के साथ गठबंधन अलग अलग क्षेत्रों में बन जाए, अलग अलग प्रदेशों में बन जाए, ताकि विपक्ष पर एक मनोवैज्ञानिक दबाव बनाया जा सके। और अगर ये समीकरण सध जाते हैं तो हो सकता है बीजेपी लक्ष्य से अधिक सीटें भी जीत ले, लेकिन मौजूदा समय में
इसको नजरअंदाज तो किया नहीं जा सकता है। बीजेपी जिस तरीके से पुराने साथियों को वापस लाने की कोशिश में लग गई है और नए साथियों की तलाश में तेजी की है, वो अपने आप में यह बताने के लिए काफी है कि बीजेपी चिंता में दिखती है और अभी सभी संभावित चिंताओं का हल खोजा जा रहा है। अब दूसरी बात पर आते हैं, आप गौर कीजिए, भाजपा के नेता इस बात पर कंफ्यूज होते हुए दिख रहे हैं कि आखिर राजनीति को किस दिशा में लेकर जाया जाए। कहा जा सकता है कि सफलता के शीर्ष को प्राप्त कर लिया जाता है तो उस वक्त आगे ढलान आता है और जब ढलान सामने दिखता है तो अपने निर्णय, अपने आत्मविश्वास और अपने आसपास के लोगों पर सबसे ज्यादा संदेह होता है। भाजपा की दूसरी पंक्ति के एक बड़े नेता है देवेंद्र फडणवीस। देवेंद्र फडणवीस ने खुद को विकास पुरुष की छवि के साथ महाराष्ट्र में राजनीति शुरू की, लेकिन अब वो अपनी विकास पुरुष की छवि को छोड़कर अब वो खुद को घोर हिंदुत्ववादी साबित करने की चाह रखते हैं। हाल ही में महाराष्ट्र में औरंगजेब की औलाद इसको लेकर मचे बवाल को देख और समझ सकते हैं। 52 साल के फडणवीस महाराष्ट्र में बीजेपी के सबसे बड़े नेता है। वो एक जनाधार वाले नेता माने जाते हैं। योगी आदित्यनाथ, हेमंत शर्मा, शिवराज सिंह चौहान, वसुंधरा राजे जैसे नेताओं की श्रेणी में वो आते हैं। ये सभी बीजेपी की दूसरी पंक्ति के नेता है, लेकिन सवाल यह है कि वो खुद को घोर हिंदुत्ववादी क्यों दिखाना चाहते हैं, जबकि उनके पास तो शिंदे है जो शिवसेना को तोड़कर आए हैं और पूरी शिवसेना के इस समय मालिक है। वो हिंदुत्व की राजनीति महाराष्ट्र में साध ही रहे हैं। क्या महाराष्ट्र में शिवसेना के वोट बीजेपी के पास नहीं आ रहे हैं? शिंदे के भरोसे क्या रहा नहीं जा सकता है? क्या उद्धव ठाकरे कोई चिंता पैदा करते हुए दिख रहे हैं? क्या उद्धव ठाकरे शिंदे से बड़ी हिंदुत्व की लाइन खींचते हुए दिख रहे हैं? क्या शिंदे वो उस लाइन को बड़ा नहीं कर पा रहे हिंदुत्व की लाइन को? और क्या देवेंद्र फडणवीस एक बड़ी लाइन खींचना चाहते हैं महाराष्ट्र में हिंदुत्व की, जो उद्धव ठाकरे से भी बड़ी हो? इसीलिए फडणवीस ऐसा कर रहे हैं। क्या उनको शिंदे से उम्मीद खत्म हो गई है, इसीलिए वो खुद ही हिंदुत्व का चेहरा बन शिवसेना की वोट को अपने पास लाने की कोशिश कर रहे हैं, या फिर इसके पीछे पार्टी के कुछ अंदरूनी मसले हैं? क्योंकि हिंदू वोट तो नरेंद्र मोदी के नाम पर बीजेपी को मिल ही रहा है, वैसे भी हिंदू वोट जितना बीजेपी के पास आना चाहिए वो आ ही चुका है। इसीलिए देवेंद्र फडणवीस खुद को बड़ा हिंदू नेता साबित करना क्यों चाहते हैं और क्या हासिल करना चाहते हैं? आप इसको इस तरह से समझ सकते हैं कि बीजेपी में अंदरूनी संघर्ष की एक नई बुनियाद रखे जाने का समय आ गया है। दूसरी पंक्ति से पहली पंक्ति में आने का समय आ गया है। दूसरी पंक्ति से पहली पंक्ति में आने के लिए जो जरूरी मानदंड है उनको पूरा करने का समय आ गया है, और इनमें सबसे बड़ा जो मापदंड है वो हिंदू हृदय सम्राट होना जरूरी है, जिस पर मौजूदा समय में योगी आदित्यनाथ सबसे ऊपर की पायदान पर खड़े हुए दिखते हैं। इसके लिए जरूरी है कि वह हिंदू हृदय सम्राट हो, और इसके बाद जो दूसरा नंबर आता है, जो दूसरा गुण होना चाहिए, वो विकास पुरुष की छवि का गुण होना चाहिए, जिसके लिए योगी आदित्यनाथ लगातार कोशिश कर रहे हैं। लेकिन इसके लिए देवेंद्र फडणवीस ने भी अपनी कोशिशें शुरू कर दी है, ऐसा लगता है। अब पता नहीं वो इसमें कितने कामयाब हो पाएंगे, क्योंकि महाराष्ट्र बीजेपी के लिए चिंता का विषय है, और अगर महाराष्ट्र में चिंता बनती है तो देवेंद्र फडणवीस के लिए भी आगे के कैरियर में चिंता बन सकती है। इसीलिए सबसे पहले देवेंद्र फडणवीस को 2024 में महाराष्ट्र को जीतना होगा, और कम से कम उतनी ही सीटों के साथ जीतना होगा जितनी 2019 में जीती थी। इसके बाद हो सकता है देवेंद्र फडणवीस के लिए दिल्ली की कोई राह बने। यह तो साफ सी बात है। नमस्कार, मैं योगेश राणा, आप बने रहे मेरे साथ।